हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो चलिए आज जिस बिंदु पर एक चर्चा हम करने वाले हैं, जो 13,885 जो केस है 13,885/2017, इसके ऊपर और सारी डिटेलिंग जितनी थी वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। आज हम उसके जो कोर्ट का जो जजमेंट है ना, उसका एक वर्ड है जिसके ऊपर कि ये पूरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, उस एक वर्ड से एक और नई संभावना आती है, ठीक है, जिसको कि मैं बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया और इसमें भी बता रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं उस केसेस की, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। बाकी जो फैसला है, जो जजमेंट है, वो किसका काम है? वो कोर्ट का काम है, वो हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग बस उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम लोग उस चीज़ को पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो आइए, जो एक नई पॉसिबिलिटी पैदा हुई है उस एक वर्ड को लेकर के उसको समझने के लिए आज इस वीडियो को हम बना रहे हैं। और आप लोग से अगर आप भी जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, इससे पहले कि हम चीज़ समझें, उस केस को हम देख लेते हैं जो आया था हम लोगों के पास, जो कि जिसके ऊपर कि पूरा मेन फोकस है इस पूरे केस का। जो केस नंबर है 13,885, आपके सामने लिखा हुआ है 13,885/2017 में ये आया था। और इसी के साथ एक और केस को मर्ज किया गया था 18,786/2014। दोनों का ही मुद्दा सेम था। क्या था मुद्दा? कि वैलिडिटी ऑफ कैडर रूल 2013, यानी कि अमीन की जो नियमावली 2013 थी उसकी वैलिडिटी, और प्लस इन दोनों के दोनों अमेंडमेंट्स की, संशोधन की 2016 और 2017 की। तो पूरा हियरिंग सब सुनने के बाद कोर्ट एक जजमेंट देता है ना। तो ये जो जजमेंट आया था उसी जजमेंट के ऊपर आज हम ये बात कर रहे हैं। तो चलिए, मैं उस जजमेंट को पढ़ना शुरू करता हूँ और आप लोगों को समझाना शुरू करता हूँ कि क्या मतलब है उस चीज़ का। ठीक है, तो जजमेंट जो शुरू होता है वो होता है इन व्यू ऑफ द डेफिनेशन, बट जिस चीज़ को मैं अंडरलाइन करूँगा वहाँ ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ द टर्म नोटिफिकेशन सो प्रेजेंट इन द बिहार एंड ओडिशा जनरल क्लाउज एक्ट 1917। अब देखिए, डेफिनेशन ऑफ द नोटिफिकेशन यहाँ से क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि पूरा जो केस जो था ना, इसी नोटिफिकेशन वर्ड ने याचिकाकर्ता की तरफ मोड़ दिया था। नोटिफिकेशन वर्ड कहाँ आ रहा है? नोटिफिकेशन वर्ड जब आप नियमावली 2013 की जाएंगे, तो मैंने पिछले वीडियो में बता रहा है, बट यहाँ पे मैं हल्का सा मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि देखिए, थर्ड पॉइंट पढ़िए फर्स्ट का, इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। यानी कि 2013 का जो कैडर रूल है वो कब फोर्स में आ जाएगा? जब डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। या नोटिफिकेशन किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? कैडर रूल 2013, नियमावली 2013 के लिए। ओके, अब यहीं पे याचिकाकर्ता लोग क्या कहते हैं कि अगर आप बिहार एंड ओडिशा जनरल क्लाउज एक्ट 1917 को फॉलो करता है, उसको अगर देखते हैं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं ये बता देता हूं कि देखिए, जनरल क्लाउज एक्ट जो सरकार जब बनाती है या जो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में बनता है, वो इसीलिए बनता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई कानून बनाए, उसमें कहीं कोई चीज़ कन्फ्यूजिंग हो, समझ नहीं आ रही हो, तो उसको समझने के लिए आप जिस चीज़ को रेफ़र करते हैं, जिस चीज़ के ऊपर जाते हैं, वो होते हैं जनरल क्लाउज एक्ट। तो अगर कोई कानून सेंट्रल लेवल पे बना, यानी कि पूरे इंडिया के लिए बना है, तो और मान लीजिए कि अभी जो फ़िलहाल की गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, कोई एक कानून बनाती है पूरे पैन इंडिया लेवल पे, जब यानी कि वो कानून कहाँ लागू होगा? तो पूरे इंडिया में लागू होगा। अगर उसमें कोई कानून में कन्फ्यूज़न आ जाए, पढ़ करके समझ ना आए कि इसका क्या मतलब है, तो उसको समझने के लिए जिस एक्ट पे जाते हैं वो है द जनरल क्लाउज एक्ट 1877। जनरल क्लाउज एक्ट 1877 का जनरल क्लाउज एक्ट को देखते हैं। जब सेंट्रल एक्ट बनता है, यानी कि पूरे पैन इंडिया लेवल पे जब बनेगा कोई कानून, तो उसको समझने के लिए द जनरल क्लाउज एक्ट 1877 पे जाएंगे। ठीक है, 1877 पे जाएंगे। और अगर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाती है उसको अगर समझना है, तो हर एक स्टेट अपने अपने लिए क्या करता है, जनरल क्लाउज एक्ट को वो लोग बनाते हैं। तो वैसे ही बिहार एंड उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा के लिए जो जनरल क्लाउज एक्ट बना वो था बिहार एंड उड़ीसा जनरल क्लाउज एक्ट 1917। ठीक है, वर्ड आया था नोटिफिकेशन, जिस पर कि कन्फ्यूज़न था, तो उसको समझने के लिए याचिकाकर्ता ने कहा कि आप बिहार एंड उड़ीसा जनरल क्लॉज एक्ट 1917 देखिए। और जब उन लोगों ने ये देखा तो उसमें लिखा हुआ है कोई भी नोटिफिकेशन को आप तभी नोटिफिकेशन कहिएगा जब वो कहाँ प्रकाशित होगा? वो ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित होगा। कहाँ होगा? ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित होगा।
और बात ये थी कि जिस समय ये केस चल रहा था उस समय 2013 की नियमावली को ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित नहीं किया गया था, यानी कि चूंकि उसको नहीं प्रकाशित किया गया था तो यानी उसको हम नोटिफिकेशन नहीं कह सकते हैं। ओके, ये ठीक है, उसको नोटिफिकेशन नहीं कह सकते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोर्ट यहाँ क्या कह रही है कि इन व्यू ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द टर्म नोटिफिकेशन सो प्रेजेंट इन बिहार एंड उड़ीसा क्लाउज एक्ट एंड रिप्रोड्यूस्ड हेयर इन अबव, ऊपर जो इसका जो पूरा हियरिंग है उसकी डिटेल जो है उसका ऊपर दिया हुआ है, उसके वहाँ पर इन्होंने 1917 क्लाउज एक्ट को कोट किया हुआ है। एंड द लीगल पोजीशन सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ऑब्लिगेशन कास्ट ऑन द स्टेट एज टू द मैनर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। और क्या कह रहा है यहाँ पे, इस पूरे केस में एक सुप्रीम कोर्ट के एक केस का भी कोट किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के ने भी जो एक पोजीशन सेटल एक वो बनाया था, किस चीज़ के लिए, कि नोटिफिकेशन के लिए, कि नोटिफिकेशन क्या हो सकता है। तो इन दोनों बातों को, सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला है और बिहार एंड उड़ीसा जनरल क्लाउज एक्ट 1917, इन दोनों को देखते हुए हाई कोर्ट क्या कहती है, वी आर परसुएडेड, क्या, वी आर परसुएडेड टू होल्ड दैट, हम लोग राजी हैं किस चीज़ के लिए, वी आर परसुएडेड टू होल्ड दैट कैडर रूल, यहाँ कैडर रूल जो वर्ड हुआ है, जब आप ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे ना तो कैडर रूल वर्ड यूज़ हुआ है बिहार कैडर रूल 2013 के लिए, उन्होंने शॉर्ट में कैडर रूल उसको बोल रहे हैं। तो कैडर रूल 2013 कैन नॉट बी मेड इफेक्टिव, प्रभावी नहीं हो सकता ये, है ना, या इम्प्लीमेंटेड या लागू नहीं किया जा सकता, और एक्टेड अपॉन बाय द स्टेट अनटिल, यही जो वर्ड है ना अनटिल, यही यहाँ पे मेन है इस जजमेंट का, अनटिल सच टाइम, कौन सा टाइम, सच टाइम, वो उस समय तक, दैट द सेम इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, सेम का मतलब यही कैडर रूल, उस समय तक हम इस पूरे कैडर रूल है इसको प्रभावी नहीं बना सकते, उसको लागू नहीं कर सकते जब तक कि उस पूरे रूल को गैजेट में प्रकाशित नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ से एक संभावना क्या बनती है कि जैसे ही कैडर रूल को गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा कैडर रूल 2013, यानी कि उसके बाद से वो लागू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है कोर्ट की, इट इज़ रैदर सरप्राइजिंग दैट वाइल द स्टेट अंडरस्टैंडिंग इट्स ऑब्लिगेशन हैज़ टेकन पेन्स टू गेट द अमेंडमेंट रूल 2016 एंड अमेंडमेंट रूल 2017 पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट्स। मतलब कोर्ट इस बात से आश्चर्य है कि सरकार जो है अपने इस कर्तव्य को समझ रही है कि जो अमेंडमेंट उन्होंने किया उसको गैजेट में प्रकाशित करना, बट इस दोनों अमेंडमेंट का जो पेरेंट रूल है उसको उन्होंने क्या कहा, उसको उन्होंने गैजेट में प्रकाशित नहीं किया। ये कोर्ट कह रही कि बड़ी विडंबना जैसी एक सिचुएशन, एक स्थिति बन गई है कि जो पेरेंट रूल है उसको आपने गैजेट में प्रकाशित नहीं कराया बल्कि अमेंडमेंट्स को कर दिया है। ठीक है, ओके अब देखिए इसके बाद जो इसका जो फाइनल वर्डिक्ट है, फाइनल जो इन्होंने पैराग्राफ बनाया वो क्या है, वी दस डिक्लेयर एंड होल्ड दैट बिहार अमेंडमेंट कैडर रूल 2013 आर अनइम्प्लीमेंटेबल। अब देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड आया है ना, बिहार अमेंडमेंट कैडर रूल 2013, ये आपको पूरे डिटेलिंग में सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, बाकी सब जगह अमेंडमेंट के लिए कैडर रूल अमेंडमेंट 2016 मिलेगा, या इसके लिए बिहार कैडर रूल 2013 के लिए कैडर रूल 2013 मिलेगा। ठीक है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, अगर हम ऊपर जाएं ना तो मैं दिखाता हूँ कि कोर्ट वहाँ क्या कह रहा है। इसको वो लोग शॉर्ट फॉर्म में रख रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस वी शैल रेफरिंग द प्लीडिंग एज दे अकरिंग इन द फर्स्ट रेट पटिशन CWJC। देखिए हम लोग कहाँ हैं, हाँ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। In the petitioner to question the validity of, the petitioner in the two writ petitions question the validity of the Bihar Amin Cadre Rule 2013 hereinafter referred as the Cadre Rule। तो बिहार अमीन कैडर रूल 2013 को कैडर रूल को बोला गया है, टुगेदर विद द बिहार अमीन कैडर अमेंडमेंट रूल 2016 hereinafter referred to as the अमेंडमेंट रूल 2016, और बिहार अमीन कैडर अमेंडमेंट रूल 2017 हेयर आफ्टर रेफर्ड एज अमेंडमेंट रूल 2017। यानी कि कोर्ट क्या कह रहा है कि बिहार अमीन कैडर रूल 2013 को आगे, इसके आगे जो भी लिखा हुआ है वर्ड वहाँ पर वो कैडर रूल्स लिखेगी, बिहार अमीन अमेंडमेंट रूल्स 2016 को लिखेगी अमेंडमेंट रूल 2016, बिहार अमीन कैडर अमेंडमेंट रूल 2017 को लिखेगी अमेंडमेंट रूल 2017। तो जब आप पूरा ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको ये वाला वर्ड कहीं नहीं दिखेगा। कौन सा वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है जो अभी मैं बता रहा था आपको, कि बिहार
अमेंडमेंट कैडर रूल 2013 ये कहीं नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ जो मुझे समझ आती है यहाँ पे, इसका मतलब है कि एक तो कैडर रूल 2013 प्लस इन दोनों के अमेंडमेंट्स। तो अब देखिए कोर्ट क्या कह रही है कि वी दस डिक्लेयर एंड होल्ड दैट बिहार अमेंडमेंट कैडर रूल 2013, यानी कि तीनों चीज़ें 2013 प्लस 2016 प्लस 2017 आर अनइम्प्लीमेंटेबल, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसको लागू नहीं कर सकते, एंड वुड हैव नो फोर्स ऑफ लॉ अंटिल इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। देखिए अंटिल वर्ड आया ना, यानी कि तब तक बिहार अमेंडमेंट कैडर रूल 2013 प्रभावी नहीं होगा जब तक कि 2013 कैडर रूल को गैजेट में प्रकाशित नहीं कर दिया जाता है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2019 में ही गजट को प्रकाशित कर दिया गया है। आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि डेट मैं आपको दिखा भी देता हूँ कब ये प्रकाशित हुआ है गजट। तो आपके सामने गजट है। गजट का जो प्रकाशन का तिथि है वो है बृहस्पतिवार 14 फरवरी 2019, यानी कि 14 फरवरी 2019 के बाद से बिहार अमेंडमेंट कैडर रूल 2013 इम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी कि तीनों चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर आपको याद हो जो नोटिफिकेशन आया था, यानी कि जो बिहार अमीन का जो भर्ती के लिए प्रक्रिया जो फॉर्म आया था, वो आया था हम लोगों का 21 दिसंबर 2019 को। कब आया था? 21 दिसंबर 2019, यानी कि इसके पहले ही प्रकाशन आ चुका है। यानी कि इस वैकेंसी पर बिहार अमीन कैडर रूल 2013, यानी कि उसके कैडर रूल 2013 प्लस दोनों अमेंडमेंट्स लागू होते हैं इस वैकेंसी पर। तो यहाँ से एक संभावना ये भी बनती है कि इस वाली वैकेंसी के लिए जो अमेंडमेंट्स हैं वो वैलिड हैं, वो उसको इनवैलिड नहीं करार दिया जा सकता। ये एक संभावना है, मैं संभावना बता रहा हूँ, फैसला नहीं बता रहा हूँ, फैसला कोर्ट बताएगी। ठीक है, और देखिए अगर ये जो भी ये दोनों अमेंडमेंट्स और कैडर रूल 2013 ये प्रभावी हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसके मतलब जितने भी अमेंडमेंट हैं, यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता वाला था, ठीक है ना, वो भी वैलिड हो जाता है। प्लस जो एक क्वेश्चन बन रहा है कि BC EC EB एग्ज़ाम ले सकता है कि नहीं ले सकता है, वो भी हो जाएगा कि हाँ ले सकता है। मैंने आपको इसके बारे में भी डिटेलिंग दी थी। तो जो भी दिक्कत थी ना वो मेन उस केस से रिलेटेड है कि 13,885 का जो वर्डिक्ट था कि वो क्या कहता है। तो उसकी एक संभावना बनती है उसी अंटिल वर्ड से कि जब तक प्रकाशन में नहीं आता तब तक ही उसको आप लागू नहीं कर सकते, जिस दिन प्रकाशन में आ जाएगा उसको आप लागू कर दीजिएगा। तो ये एक वहाँ से संभावना निकलती है, जिसको कि जब मेरी समझ में ये चीज़ आई तो मैंने सोचा कि आप सभी से इस चीज़ को साझा किया जाए और आप सभी के सामने मैंने ये वीडियो बना करके आपको समझाया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आपकी भी अगर कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, कुछ और बातें हो इसी केस से रिलेटेड या इसी वर्डिक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।